नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के लिए है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एमपी के जो छात्र हैं और जो बाहर के छात्र हैं, एमपी में नया अभी एग्जाम शेड्यूल में एक और एग्जाम ऐड किया गया है जो इस साल आने वाली है वैकेंसी एमपी की जेल प्रहरी की। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम सॉल्व करवाएंगे क्योंकि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस उन्हीं में से रिपीट होते रहते हैं। दूसरे एग्जाम में सॉल्व करेंगे, उनको लगाने से कम काफ़ी हद तक हमें मदद मिल जाती है और पैटर्न का भी पता चलता है। तो हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि जेल प्रहरी में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो सबसे तो ये 5 सेक्शन यहाँ पे आते हैं और यहाँ रहते हैं हमारे 100 क्वेश्चन इसके अलावा 100 क्वेश्चन आते हैं। और यह 5 सेक्शन, तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने का आता है? 20 क्वेश्चन का आता है प्रत्येक सेक्शन। तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन होगा जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, जनरल साइंस। इसमें से जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा और बाकी ये तीनों अलग तरीके से सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 29 सितंबर 2018 को जो पहला पेपर हुआ था फर्स्ट सीजन में, उसका मैथ सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर हमें क्या किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये प्रिंट आउट निकाल के रखे हुए हैं, मेरे पास ये प्रिंट आउट है नहीं क्वेश्चंस के। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो फोन में डाउनलोड कर लें या आप भी प्रिंट आउट निकाल लें तो उससे लगाने में आसानी होती है। तो ये डाउनलोड कहाँ से करना है? हमें पीवी की वेबसाइट खोलनी है, पीवी की एमपीपीवी की वेबसाइट खोलेंगे या पीवी की वेबसाइट खोलेंगे। इसमें हमें यहाँ मिलेगा मॉडल आंसर या फिर साथ में लिखा रहेगा फाइनल आंसर की करके लिखा रहेगा। इसको हम खोलेंगे, इसमें हम जेल प्रहरी का एग्जाम देखेंगे, उससे हम बारी बारी करके डाउनलोड करते हैं। तो ये 29 सितंबर 2018 का पहला पेपर था फर्स्ट सेशन का, इसका मैथमेटिक्स को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसको डाउनलोड कर लें क्योंकि क्वेश्चंस जो है मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन इसी से पढ़ूंगा, सिर्फ सॉल्यूशंस को हम बोर्ड पे देखेंगे। अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो टाइम बहुत जाता है, तो क्वेश्चन में आसानी से कर सकते हैं। आप सभी लोग डाउनलोड कर लें और सेव फॉर्मेट में मिलेगी। जैसे कि मेरे पास ये शीट है, आप लोग भी शीट डाउनलोड कर लें। अब यहाँ पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। A bullock cart is moving at a uniform speed of 16 km per hour. Find the time required to travel 356 किलोमीटर। लिखा है कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है। यानी कि हमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 में स्पीड दी हुई है इसकी बैलगाड़ी की कितनी? 16 किलोमीटर पर आवर। और साथ में लिखा है कि ये 356 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है, यानी डिस्टेंस हमें दी है कितनी? 356 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। हमसे पूछेगा टाइम कितना होगा, यानी कि इस चाल से अगर बैलगाड़ी चल रही है तो उसको इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4। ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा हमें लिख देते हैं। 21 घंटे 70 मिनट पहला ऑप्शन दिया है हमें यहाँ पे, 22 घंटे 15 मिनट तीसरा ऑप्शन हमें मिला है, 22 घंटे 55 मिनट और 22 घंटे 25 मिनट। ये 4 ऑप्शन हमें दिए। सीधी सी बात है, स्पीड बराबर यहाँ पे हमारा होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें निकालना क्या है? टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ कितना रखेंगे? 356 अपॉन में कितना? 16। ठीक है, अब ये 16 को इससे हमें डिवाइड करना तो ये जाएगा 4 टाइम्स, ऊपर आ जाएगा 89। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारा 89/4। अब ये 89/4 किस में आएगा? वो यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हावर में दिया है तो हावर में ही आंसर आएगा। पर देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 22। देखो इसको डिवाइड करो, 22 4 जा 88। ठीक है, बचा कितना? 1, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये हमारा आंसर किस में आया? हावर में। पर ये ऑप्शन हमें कहीं मैच नहीं कर रहा है, 3 ऑप्शन में 22 दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? 1/4 को मिनट में बदलना है। तो ये चीज हम परसेंटेज वाले जो हमारे अलग वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज करवाता हूँ, उस टॉपिक में बता चुका हूँ कि इस फ्रैक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यही क्या है? 22 घंटे 1 मिनट 4 आवर हो गया। एक 22 घंटे इसमें ऐसे लिख देता हूँ 22 घंटे, और ये भी आवर में इसको मिनट में बदलूंगा तो कितने मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे? 60 का। तो ये किस में बदल गया? मिनट में। 4 से मैं 1 काटूंगा तो कितना बन जाएगा? 50 का। तो आंसर क्या आएगा? 22 घंटे 15 मिनट। अब यहाँ गलती के होने के चांस क्या होते हैं? ये तो हमें इस क्वेश्चन में नहीं था और एग्जाम्स में दिक्कत हो जाती है इसको चेंज करने में। हम क्या करते हैं? इस चीज को
ऐसे लिख देंगे 22 1/4 है, इसको लिखेंगे 22.25। 1/4 मतलब क्या हुआ 2.25, 0.25 पर ही 0.25 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 0.25 लिखने का मतलब ये है कि हम बेस 100 ले रहे हैं, पर जब हाफ ऑफ मिनट्स की बात करते हैं तो बेस कितने का होता है 60 का, या हम 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या किसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 का। तो ये आंसर अगर ऑप्शन में कहीं मिला होता है, इसलिए दिया हुआ है 25 में, और सबसे पहले 25 पे टिक करते हैं क्योंकि 1/4 कितना होता है 25। पर ध्यान हमें क्या रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो ये 22 घंटे 15 मिनट हमें आंसर देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर दूसरा क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, निर्देशांक ज्योमेट्री से, वो भी आसानी होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसका भी। यहाँ में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है कि y अक्ष से बिंदु -6, -1 की दूरी क्या होगी? ये दूरी है, ठीक है। इंग्लिश में बोल देता हूँ, लिखा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -6, -1 फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 2, दूसरा 1, तीसरा 5, चौथा यहाँ पे 4, 6 दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, हमें बिल्कुल आसान होता है ये भी। इसमें हमें क्या करना है, देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास चतुर्थांश कितने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ये चार कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे। ये 0, ये कितने का 90 डिग्री का, ये 270, ये 180 का, ये 270 का, और यही वापस से कितने हो जाता है 360 का। ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है। यहाँ हम सिंपल सी बात करते हैं एक्स एक्सिस की। ये एक्स एक्सिस है तो इसको हम क्या कहेंगे वाई एक्सिस, यानी कि वाई एच, और इधर क्या हो जाता है ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये वाला माइनस वाई एक्सिस। अब ध्यान से समझो, -6 -1 वाला जो पॉइंट है हमारा वो कहां पे होगा, इसको हमें देखना है, ठीक है। -6 -y, यानी कि ये वाली चीज जो हमें पता है ये x का कोऑर्डिनेट होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। यानी x पे हमें कितना चल रहा है -6, जैसे यहाँ पे बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे ये 0, ये और जो होता है, ठीक है। यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4, ऐसे यहाँ चलते जाते हैं। ये सबको पता है, ये 1 होगा 2 3 4 5 प्लस का है तो 1 2 3 4, ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि पॉइंट जो हमारा हो कैसे हमें यहाँ बनाना है, तो ये कह रहा है x पे -6 चल रहा है। x पे कितना चलेगा -6, यानी यहाँ आएंगे, और y पे कितना चल रहा है -1, यानी कि यहाँ पे। तो ये पॉइंट कहीं ऐसा बनेगा हमारा, जो पॉइंट जो हमें निकालना वो ये वाला पॉइंट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी -6, ठीक है। अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि y एक्सिस से इसकी दूरी क्या होगी। y एक्सिस कौन सी है, y कौन सा है, ये y यही होगा, ठीक है, जो सामने दिख रहा है। इस y से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, और साफ दिख रहा है y से पॉइंट की दूरी कितनी है, ये पॉइंट की दूरी कितनी होगी 6, कितनी होगी 6, दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है -6 थी, और दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है, वो तो हमें डिनोट करने के लिए माइनस लगाया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना कि y एक्सिस से दिया तो y वाली वैल्यू रख दे, तो डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, कभी y एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए और जैसे ये कोऑर्डिनेट -6 -1 दिया हुआ है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो x वाली दूरी आंसर होगा। x वाली दूरी क्या हो जाएगा आंसर, x वाली दूरी। अगर कभी x एक्सिस से पूछे हमसे तो सीधा हम आंसर क्या लिख सकते हैं y वाला, तो कितना आंसर हो जाता 1। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी कैंडी बार्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 4 kg इफ अ कैंडी बार वेट 40 ग्राम, ठीक है। ये लिखा है कि यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, अगर एक कैंडी की बात करते हैं तो उसका वजन हमें कितना दिया है यहाँ पे 40 ग्राम, ठीक है। और हमें दिया है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होंगी। मुझसे पूछा गया अगर हमारा थैला 4 किलो का है तो उसमें कितनी कैंडी बार होंगी। अब तो एक थैले में कितने किलो आ रही है 4 किलोग्राम,
और एक कैंडी वेट कितना है 40 ग्राम। तो कुछ नहीं करना, हमें 40 ग्राम का डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कैंडीज मिल जाएंगी, नंबर ऑफ कैंडी, ठीक है। कैंडी की संख्या मिल जाएगी। अभी ग्राम में, किलोग्राम में तो इसको ग्राम में बदल लो या इसको किलोग्राम में बदल लो, एक ही बात है। इसको मैं किलोग्राम में कर दूंगा तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 1000, 0 0 कैंसिल, 4 से जाएगा एक बार, 5 से कितना जाएगा 1.5 कैंडी, ठीक है। यानी कि 4 किलो का जो थैला है, जो पैकेट है, उसमें हम कितनी कैंडीज रख सकते हैं, 100 कैंडी रख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सीधा सा डिवाइड करना था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं इसी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का, ये दूरी समय का, 2 क्वेश्चन मिले हमें, एक पहले एक अब फिर से मिलता है। इसमें लिखा है इफ अ व्हेल शार्क स्विम्स एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन 3 आवर्स। वो कह रहा है कि यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से चलती है, यानी स्पीड हमें दी है कितनी 5 किलोमीटर पर आवर, तो आज कह रहा है तुम्हारे 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, और टाइम दिया कितना 3 घंटे। हमसे पूछा कितनी दूरी तय करेगी, इससे सरल क्वेश्चन तो पेपर में आ ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या लिखा है, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। या तो यहाँ पे स्पीड कितना दिया है, यहाँ पे निकालना क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया 5 इनटू 3 कितना आएगा 5 दिया 15 किलोमीटर, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो यूनिट का बहुत ध्यान रखा जाएगा। स्पीड किसमें नापी जाती है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम यहाँ कितना दिया है 3 आवर, तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए किसमें मिलेगा 5 किलोमीटर। तो एक और चीज बताता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन था कि कभी हमें इस टाइप क्वेश्चन मिलते हैं, ये तो बिल्कुल कुछ और डाटा भी दिया रहता है, तो हम कैसे करना है, स्पीड को तोड़ना आना चाहिए हमें, इसको स्पीड को। अब स्पीड का मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब ये है कि 1 घंटे में वो कितनी दूरी चल रहा है 5 किलोमीटर। अब ध्यान समझो, मैंने स्पीड को तोड़ दिया, अब स्पीड नहीं रही, अब ये डिस्टेंस और टाइम में टूट चुकी है। 1 किलोमीटर में 1 घंटे में कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, और हमसे पूछा कितने घंटे में है 3 घंटे में, यानी कि यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 का, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 3 का, तो कितना आंसर आया 15, ये आंसर, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। इसी सीरीज में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रीति ट्रेवल्स 40% ऑफ जर्नी, ये टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं लो, ये टाइम डिस्टेंस का भी कह सकते हो और परसेंटेज से भी सॉल्व हो जाता है। कैसे करना है वो हम देखते हैं। लिखा है प्रीति ट्रेवल्स 40% ऑफ हर जर्नी बाय फुट एंड रेस्ट बाय बस। इफ शी हैज टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर देन फाइंड द डिस्टेंस शी ट्रैवल बाय बस। लिखा है प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल चलती है। वो कह रहा है कि प्रीति जो है अपनी यात्रा का 40% कैसे चल रही है, पैदल चल रही है। 40% को हम भिन्न बनाएंगे तो कितना देगा ये 2/5। ध्यान समझते हैं ना, कितना आया 2/5। कैसे करते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना करेंगे 100, उसको सॉल्व करेंगे कितना देगा ये 2/5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 40% पैदल चल रही है, मतलब क्या हुआ कि कुल जर्नी उसकी क्या होगी 5, और 5 किलोमीटर की यात्रा में 2 किलोमीटर वो कैसे चली है, वो चली है पैदल। कैसे चली है पैदल। और बाकी की बची हुई जर्नी उसने किससे की है, बस से। यानी कि 5 में से 2 पैदल चल रही है तो 3 किससे चली होगी, वो बस से चली होगी। किससे चली होगी, बस से। अब यही यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि टोटल जर्नी कितने की 80 किलोमीटर की, और हमने टोटल कितने किलोमीटर की बताई है 5 की। हमसे पूछा बस से कितनी चलेगी, तो मल्टीप्लाई किसका कर दिया जाएगा यहाँ पे 3 का। ये काटोगे कितनी हो जाएगा 16 बार, 16 दिया 48 किलोमीटर, ठीक है। ये किसके द्वारा आई, बस के द्वारा की गई जर्नी कितनी है उसकी 48 किलोमीटर। हमने इसको परसेंटेज से सॉल्व कर दिया, ठीक है, प्रतिशत पता हो तो। नहीं तो ये चेंज करने की जरूरत नहीं थी, सीधा पता है 40% यानी पैदल चल रही है, तो 60% किससे चली होगी, बस से, ठीक है। ये पैदल भी है, तो टोटल कितनी हुई 100%, यानी 80 की वैल्यू कितनी हो गई 100। बस की निकाली तो बड़ा किसका कर दो 60 का, 1 0 से ये गया 1 0 से ये गया, तो कितना आ गया 48 किलोमीटर। कैसे भी कर सकते हो आप लोग, जैसे अच्छा लगे। अभी आप फ्रैक्शन से करना ज्यादा आसान होता है, इसकी हैबिट डालेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस पर भी हमें फायदा मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं एक बार।
ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, इफ एन एप्पल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, देन हाउ मेनी एप्पल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 225 स्टूडेंट्स। लिखा है कि यदि एक कक्षा में 50 छात्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, यानी 50 छात्र हैं, वो किसके बराबर है, एक सेब के बराबर। किसके बराबर, एक सेब के बराबर। तो पूछा जा रहा है कि 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेब की आवश्यकता होगी। अब सीधी बात है, एक एप्पल, एक सेब कितनों को दर्शा रहा है, 50 को, 50 एप्पल को, ठीक है। हमसे पूछा है 50 छात्रों को, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स को। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 225 छात्रों को कितने एप्पल दर्शाएंगे। तो कुछ नहीं करना, 225 में किसका भाग कर दो, 50 का, इसको डिवाइड करो, आ जाएगा 4.5। तो ये क्या देगा, 4.5 एप्पल। आंसर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था इसमें। जो हमने कैंडी वाला था वो सेम है, एक एप्पल को 50 लोग दर्शा रहे हैं, तो 225 बटे 50 कितना आ जाएगा, 4.5 एप्पल। यानी 225 छात्रों को कौन दर्शाएगा, 4.5 एप्पल यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इसी सीरीज में। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं इसको। लिखा a packet contains 14 containers. One container contains 8 capsules. If there are 23,520 capsules, then how many packets are needed for packing capsule in the container? हिंदी में पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, एक पैकेट में 14 कैप्सूल है, 14 पात्र हैं। एक पैकेट में क्या दिया हुआ हमें, 14 कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है। और फिर कह रहा है कि एक कंटेनर में कितने कैप्सूल है, 8 कैप्सूल। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 23,520 कैप्सूल के लिए कितने पैकेट की जरूरत होगी, नंबर ऑफ पैकेट्स पूछा जा रहा है, ठीक है, कितने पैकेट्स की जरूरत हमें होगी। तो देखो टोटल कैप्सूल यहाँ कितने हैं। अब एक चीज समझो यहाँ पे कि एक पैकेट में 14 कंटेनर है, तो एक पैकेट में यहाँ पे एक पैकेट में कितने कैप्सूल आ जाएंगे, 14 गुणा 8, ठीक है, क्योंकि एक पैकेट में कितने कंटेनर आ रहे हैं, 14, तो कैप्सूल कितने आएंगे, 14 गुणा 8। हमसे पूछेगा कितने पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया है 23,520 बटे में 14 इंटू 8, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हमें देगा कितना, 210 पैकेट। यानी कि इतने कैप्सूल को पैक करने के लिए हम कितने पैकेट चाहिए, 210, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि एक कंटेनर में 8 कैप्सूल, तो 14 कंटेनर में कितने आएंगे, 14 गुणा 8, ठीक है। अब टोटल कैप्सूल कितने हैं, वो उसमें डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 210। आप देख रहे हो इस टाइप का एक तीसरा क्वेश्चन था, एक कैंडी वाला किया, एक एप्पल वाला किया, और एक ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दिया है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है 69853 के घन में इकाई का अंक पूछा गया है। इकाई का अंक क्या हो, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है 69853 की पावर 3, यानी इसका घन कर दिया जाए, क्यूब कर दिया जाए, तो इसको सॉल्व करने की जो बड़ी सी संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालना हमें आना चाहिए, बिल्कुल सरल सी चीज होती है। तो याद ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि इकाई अंक जो मिलना है वो हमें इसी से मिलेगा, इस तरीके से। आगे लिखी हुई संख्या का हमें कोई भी उपयोग नहीं होगा, इकाई अंक निकालने के लिए इन सबकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन क्या बन जाता है, 3 की पावर 3, ये कितना देता है, 27। और इस 27 में ऐसा नहीं कि 27 देगा, इससे पहले कुछ संख्याएं नहीं होंगी और यहाँ भी रहेंगी, पर हमें इकाई अंक से मतलब, तो इकाई अंक इसका क्या है, 7। साथ ही इसका क्या हो जाएगा, यूक्लिड। बहुत सरल होता है। इकाई अंक वाला जो हम टॉपिक करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। फिलहाल मैं अभी परसेंटेज के हमने वीडियोस बना के डाले हुए हैं, और रीजनिंग में कैलेंडर का, इंग्लिश में नाउन और पार्ट ऑफ स्पीच, एमपी की जीके भी डली हुई है, जो एमपी जीके से पूछी जाती है, उसका अलग से वीडियोस डाले हुए हैं हमने। इंट्रोडक्शन की 4-5 क्लासेस डली है, वो सब आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की तरफ। 9 वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसमें ओरली में बता देता हूँ, पढ़ लेना, आप देख लेना। उसमें लिखा है चर सहित सही समीकरण का चयन करना है, ठीक है। चूज द करेक्ट इक्वेशन विद वेरिएबल। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाले में ग्रेटर और लेस का साइन बना हुआ है।
सिर्फ थर्ड ऑप्शन में इक्वल का साइन बना हुआ है और इक्वेशन का बात कर रहा, सही इक्वेशन का जो सही समीकरण होगा वो एक इक्वेशन को दर्शाएगा तो इक्वल का साइन के साथ ही आएगा, तो उसमें आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, इसको अभी यही पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ दिया क्या है, k के किस मान के लिए रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 2k और 5x प्लस ky बराबर माइनस 2k अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब हुआ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या तीन तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक अद्वितीय हल बनता है, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन और तीसरा होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो यूनिक सॉल्यूशन का है यहाँ पे। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं होता, देखो क्या करना है हमें, ये जो चीज है ये इनका रेशियो बराबर करना है। 2/5 इज इक्वल टू 3/k। यही अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अद्वितीय हल। अगर ये बराबर होगा तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये बराबर नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देगा? 2k बराबर 15, तो यहाँ से k बराबर कितना हो जाएगा? 15/2। यही क्या है? आंसर। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन को याद रखेंगे, x और y के कोफिशिएंट का रेशियो हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल, यहाँ पे ये आ जाता। जैसे मैंने ये बताया कि ये दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा उसमें, ये नॉट इक्वल टू में ये भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको रफ करता हूं मैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है। कह रहा है -4 और 2 के बीच के मध्य बिंदु क्या है? का मध्य बिंदु m है, तो m के लिए पूर्णांक लिखें। तो m का एक पूर्णांक लिखना है, जो कि हमें ऑप्शन देता है एक -1, दूसरा ऑप्शन यहाँ में दिया हुआ है -2, तीसरा 0, चौथा -0। तो मध्य बिंदु निकालना हमें पता है। दो नंबरों का मध्य बिंदु क्या होता है? उनका मीडियन, मिड पॉइंट, यानी एवरेज भी कह सकते हो। या क्या करना है, एवरेज कैसे निकालते हो? दो अंकों का है तो इन दो अंकों को जोड़ के 2 का भाग, तो इन्हें जोड़ दो। -4 + 2 और डिवाइड किसका करना है? 2 का। -4 + 2 कितना देगा? -2/2, और ये कितना दे देगा? -2। बड़ा आसान सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखना है कि इसका स्क्वायर रूट पूछा गया है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो हमें वर्गमूल कभी भी किसी चीज का निकालना है तो लास्ट संख्या पर ध्यान दें। ठीक है, पॉइंट को हम बाद में देखेंगे पॉइंट कैसे लगाना है। तो लास्ट संख्या देखो, लास्ट संख्या क्या है? 4। अब 4 किसके स्क्वायर में आता है ये हम देखेंगे। 2 का स्क्वायर करने में हमें क्या मिलता है? 4, और 8 का स्क्वायर करने में मिलता है 64। आखिरी संख्या इन दोनों के, आखिरी संख्या 4 इन दोनों में करने का आता है। ठीक है, ध्यान समझना, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आएगा उसके लास्ट में तो 2 होगा या फिर क्या होगा? 8। ठीक है, ये पूरा तरीका ही समझ लेते हैं। अब 8 हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, 3 में 2 मिल रहा है, तो देखना पड़ेगा इसमें 2 वाला होगा या 8 वाला, कौन सा होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने इस 4 को देख के ये निकाला। ठीक है, आखिरी की 2 संख्याओं को देख के निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आखिरी की 2 संख्याओं में मतलब पहली संख्या देख लो। तो अब क्या करना है, अब हम इसको काट दो, इसको भूल जाओ। अब इस 23 को देखो, ये 23 जो है, इस 23 से छोटा स्क्वायर देखना है, छोटा। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पे 25। यानी कि 23 से छोटा क्या होगा? 16 होगा। 25 क्या होगा? बड़ा हो जाता है। 25 बड़ा हो जाएगा, बड़े वाले को नहीं लेना, 23 से छोटा होगा उसको लेंगे। ठीक है, तो 23 से छोटा क्या होगा? 4 होगा। तो आंसर ये भी पता चल गया कि या तो 42 होगा या फिर क्या होगा? 48। अब इन दोनों में से क्या होगा उसको हमें समझना है कि यहाँ की जो संख्या है कितना लिखा है? 23 16 के ज्यादा पास में है या 25 के ज्यादा पास में है? 23 और 16 में बहुत ज्यादा अंतर है, 7 का अंतर है, पर 23 और 25 में किसका अंतर है? 2 का। तो अगर देखो, अगर इसके ज्यादा पास में होता तो आंसर 42 लगाते, और अगर 25 के ज्यादा पास में तो आंसर क्या होगा? 48। ठीक है, ये चीज समझ में, इसका रूट कैसे निकाला? पहले आखिरी संख्या से ये डिसाइड किया, फिर शुरू की 2 संख्याओं से ये डिसाइड किया। बड़ा छोटा हमने देखा कि इनके बीच में ये आ रहा है, किसके पास में ज्यादा है। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें देखना है कि 48 से पॉइंट कैसे लगाना है। तो वर्गमूल में हम 2-2 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे तो ये 2 का पेयर बना, तो 2 पेयर का बनाने पे जैसे कि आपने लिखा 4, और 4
मतलब क्या है 2 × 2, यानी इसका मतलब क्या 1 2 बाहर आ रहा है। तो वही चीज अगर यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगाया है तो यहाँ पे कितने अंक के बाद लगेगा 1 अंक के बाद। और ये आंसर सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन में इसमें 4.8। ठीक है, ये सिंपल तरीका स्क्वायर रूट निकालने का, इसको हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्णांक में से किन जोड़ियों का अंतर -5 है, इन दोनों में का अंतर किसका -5 देगा। अब देखो इसमें से घटाना है हमें -2, अब -2 में से -7 घटाओगे तो ये तो देगा -9। ठीक है, ये ऑप्शन गलत। अब देखो यहाँ पे 6 में से 11 घटाओगे तो ये दे रहा है -9, तो ये आंसर हमारा क्या है, सही हो जाएगा। इसमें से हम घटाते 7 -2, यानी 7 माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये कितना देगा 9, ये ऑप्शन में क्या गलत। यहाँ पे हम घटाएंगे तो -3 माइनस के -2 यानी कितना हो जाएगा -3 + 2 यानी कि -1, तो ये ऑप्शन भी क्या हमारा गलत। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, तो ये हमने देखा। अब एक क्वेश्चन जो आया है इसके बाद 40 नंबर का, वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो मेंसुरेशन क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का पैरेललोग्राम में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या कह रहा है इसको ध्यान समझना। इसमें लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज कैसे दिखता है, बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये है समांतर चतुर्भुज, इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, समांतर होती है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये दोनों भुजाएं समांतर है और ये दोनों भुजाएं भी क्या है, समांतर, और साथ में क्या होती है, बराबर। इसका क्षेत्रफल हमें दिया है एरिया कितना, 104 सेंटीमीटर साथ में दिया है, और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। आधार के तदनुसार ऊंचाई का मतलब क्या है, अगर मैं इसको आधार मानता हूं इस चीज को, तो इसकी ऊंचाई यहां से कितनी दिया है, 8 सेंटीमीटर, समझना 8 सेंटीमीटर है। और साथ में दिया है इसकी परिधि ज्ञात करनी है, हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करनी है। अगर इसका अन्य आधार 9 सेंटीमीटर, अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला आधार की बात कर रहे हैं 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना हमें करना कैसे है। अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि आधार गुणा ऊंचाई, यानी b/h। आधार कौन सा, वही आधार लेना है जिसकी हमें ऊंचाई लेनी है। इसको मैं मान लेता हूं b1। ठीक है, और देखो अगर ये वाला आधार लेते तो इसकी ऊंचाई में कौन सा लेता, ये लेता हूं, इसको नाम देता हूं मैं h2। ध्यान समझते आना। अब एरिया हमें यहाँ पे कितना दिया, 104। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, भुजाओं की, यानी b1 की वैल्यू निकाल ले तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ b1 h1 करते हैं, b1 का मान हमें नहीं दिया पर h1 हमें कितना दिया है, 8, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 104। ठीक है, b1 × 8 104, तो b1 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 104/8, ये काटेंगे कितना आ जाएगा 13, यानी b1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 13, और b1 की वैल्यू मिल गई 13, और ये लंबाई हमें पता है कितनी है, b2 9। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 × l + b लिख लो, या फिर इसको जो हमने b1 b2 लिखे तो b1 b2 लिख लो। ठीक है, सीधी सी बात है। तो 2 × 13 + 9, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 13 और 9 यहाँ पे कितना देगा, 22 × 2 44 सेंटीमीटर। तो आसान था, बस ध्यान ये रखा जाता है जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो जो आधार हम ले रहे हैं उसी की ऊंचाई लेते हैं। अगर ये आधार लेते हैं तो ये वाली ऊंचाई लेते हैं। अभी हमें ये वाली ऊंचाई दी थी तो हमने इस आधार का उपयोग करके ये वाला आधार निकाल लिया। इस आधार की वैल्यू कितनी है, 13, और पेरीमीटर पता है 2l + b होता है, तो हमने इसको कर दिया। फिर ये भी कह सकते हो कि चारों भुजाओं का योग कितना होता है, पेरीमीटर, ये 13 है, ये 9 है, ये भी 9 होगी और ये भी क्या होगी 13, इन चारों को जोड़ दो तब भी क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा 6y² - 11 में x का गुणांक है, x का गुणांक मल्टीपल, x का मल्टीपल पूछा गया है। ऑप्शन लिख देता हूं, 6y, दूसरा 6xy², तीसरा 6y² और चौथा 6। ठीक है, इसका गुणांक हमसे पूछा गया है x का गुणांक। ठीक है, बहुत सरल सवाल होता है ये भी, इसमें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे x का गुणांक पूछा गया तो मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ, 6 × x × y² -11। अब इसको लिख सकता हूँ 6y² × x -11। अब आपको दिख रहा है कि x का गुणांक क्या है, 6y², तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। x का गुणांक यानी मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीपल जो है वही क्या होता है आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर बाकी के देखते हैं क्या दिए हुए।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, ठीक है। एक ड्रम है वो 2/3 भरा हुआ है। पहली चीज इसका हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि 2/3 का मतलब क्या है। मतलब ये है कि अगर ड्रम की क्षमता 3 है उसमें कितना भरा है 2, यानी खाली कितना होगा, खाली होगा 1। ये चीज समझो, 3 कुल है तो 2 भरा है तो खाली कितना होगा 1। ये हमें तोड़ना आना चाहिए, परसेंटेज में हम यही सब सीखते हैं, ठीक है। भरा हुआ है, यदि ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता हो तब इस ड्रम की क्षमता निर्धारित करनी है। यानी कि ड्रम खाली कितना है यहाँ पे 1, यानी कि और क्वेश्चन में कितना दिया है कि 50 लीटर और भर सकते हैं, यानी 50 की वैल्यू कितनी है हमें 1, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी है 3, वहां से कितना आ गया 150 लीटर। बड़ा सिंपल सवाल है कि 50 लीटर और डाला जाता है तो रियल में कितना खाली है 50 लीटर, और 50 की वैल्यू कितनी है 1, कुल की वैल्यू निकालनी है 2 3 150 लीटर, ठीक है। चलो इसको रफ करता हूँ। अगर यहाँ पे अगर डाउट लगता है तो हम परसेंटेज की जो बेसिक क्लास के लेक्चर्स पढ़े आप उन्हें देख सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे हमें दिया इसकी वैल्यू निकालनी है -3/2 गुणा 3/7 -5/2 गुणा 3/7। इसका हमें मान याद करना है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। इसे सॉल्व करना सबको आता है। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा -9 अपॉन में 40 माइनस 5 दिया 15/40। इसको देखो, जो इसको सॉल्व करो तो ये कितना देगा यहाँ पे, इनको जोड़ो 15 और 9 कितने होंगे यहाँ पे 15 और 9 गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो इसमें मिसप्रिंट था तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 40 नहीं आएगा, तो -9 + 15, ठीक है। तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा कितना 6/14। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/100, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं यहाँ पे, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ लिखा है एबीसी आर 3 नंबर्स, एबीसी 3 नंबर दिए हुए हैं और लिखा है कि ए का 1/3 बी है। ए और बी मैंने लिख दिया, लिखा क्या है ए का 1/3 बी है, यानी कि ए यहाँ पे कितना होगा 3, तो बी कितना होगा ए, ठीक है। साथ में लिखा है जो कि ए से 30 अधिक है, जो कि ए से 30 अधिक है, नहीं सी बराबर 75 है, सी बराबर 75 है, जो कि ए से 30 अधिक है। अगर ये 75 है और ए से 30 बड़ा है तो ये कितना होगा यहाँ पे कितना होगा 45, तभी तो ये 30 बड़ा होगा, और ये 45 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45/3, यानी कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15। समझ आया कैसे किया। सी की ओरिजिनल वैल्यू में बी है 75 और कहा गया है ए से 30 बड़ा है, तो देखो 45 इसमें से हमें क्या कर दो -30 कर दो, तो हमें क्या मिल गया 45, और 45 की वैल्यू रेशो में कितनी है 3, बी की निकालने तो बड़ा में 1, यहाँ कितना आ जाएगा 15। यही क्या है आंसर, ठीक है। और सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्या लिखा है। यहां लिखा है कि 3x - 2y का होल स्क्वायर, इसका विस्तार करना है। विस्तार करने मतलब कि इसको स्क्वायर को खोलना है। स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ क्या है a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + b² - 2ab की आईडी लगानी है, लगा दो। a² क्या 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² + 2y² होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4y² माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy। यही हो गया आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं था, बहुत सरल सा सवाल था ये भी, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे 20 में दिया है a × a × a × b × b × b को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में कर सकते हैं? ऑप्शन हमें दिया है, ए ऑप्शन 3 की पावर ab, बी ऑप्शन a की पावर b की पावर 3, सी ऑप्शन ab का होल क्यूब, और चौथा है हमें ab की पावर 3 / 3। कुछ ऐसा दिया हुआ है तो समझ नहीं आ रहा, देख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है a × a × a का मतलब क्या हुआ a क्यूब, b × b × b का मतलब क्या हुआ b क्यूब, और ये हमें पता है कि ab का होल क्यूब ये बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये मैथ्स के हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए आज की क्लास में। ये 20-20 के सेक्शन आते हैं, जैसे पता है मैथ के किए हैं। इसी तरीके से हम साइंस और जीके और सभी देखेंगे, और फिर उसके बाद
29 सितंबर 2018 का सेकंड सेशन का भी मैथ्स सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।